बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, किसी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के हम किसी इंडिविजुअल को अगर हायर कर रहे हैं तो हम उसकी असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस इन टेक्निक्स को हम एम्प्लॉय की सिलेक्शन के लिए जब जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको वो भी कह सकते हैं। इन टेक्निक्स को हम एम्प्लॉय सिलेक्शन टेक्निक्स का भी नाम दे सकते हैं। एक अदर अप्रोच भी है असेसमेंट में कि हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करके भी उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या, यानी कि एक बंदे की अकेले की हम असेसमेंट करें किसी स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस्तेमाल करके। और हम ग्रुप में भी ये टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, जनरल टाइप्स, जिसमें कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट होते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट। कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट किसके लिए यूज़ होते हैं कि आप कोग्निटिव फंक्शनिंग देख रहे हैं किसी इंसान की। ठीक है, कोग्निटिव फंक्शनिंग क्या होती है, हमारी इंसाइट, हमारी थॉट्स, हमारे थिंकिंग पैटर्न। कोग्निशन हमारी थॉट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हम देख रहे हैं कि उसकी वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी है, मैथमेटिकल एबिलिटी उसके अंदर कितनी अच्छी है, जजमेंटल रीजनिंग उसके अंदर कितनी है। ठीक है, तो ये सारी हमारी इनर थिंकिंग्स होती है ना, इनर थॉट्स होते हैं ना, इनर इंटेलिजेंस है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उससे असेस करके, यानी कि टेस्ट के थ्रू, टेस्टों में असेस करके उसकी मदद से हम जो है एक वो लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस पर्सन की जो वर्बल रीजनिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी है वो इतनी होगी, जजमेंटल जो एबिलिटी है वो इतनी होगी। नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी टेस्ट कौन से होते हैं, जिसमें हम उसकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं को, एस्पेक्ट्स होता है पहलू, मुख्तलिफ पहलुओं को असेस करते हैं। ठीक है, जैसे जॉब रिलेटेड ट्रेड्स, कि इस जॉब से, यानी कि अगर कोई मेडिकल की जॉब है तो इस जॉब से रिलेटेड जो बंदा है उसके अंदर कौन सी खसूसियात और कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ। एक्सपेक्टेड बिहेवियर के इस रिलेटेड जॉब में जिसमें हम उसको हायरिंग दे रहे हैं, हम उससे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह के रवैये की तवक्का रखते हैं, उसके मूड डिस्पोजिशन कैसे होने चाहिए, यानी कि उसको वार्मली वेलकम करना चाहिए हर पार्टिसिपेंट को, या फिर जो भी उसके ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, नीड्स और वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए उसकी। तो इसमें हम जो होते हैं ना, ज़्यादातर रिस्पॉन्ड जो हम उनसे मटीरियल लेते हैं ना, वो रिटर्न फॉर्म में लेते हैं, एक पेपर फॉर्मेट में। ठीक है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग जो होती है ना, वो भी आजकल काफ़ी की जा रही है। काफ़ी ऑफिसेज में कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट भी बनाए जा रहे हैं, जिससे हम उनकी पर्सनैलिटी को भी असेस कर रहे हैं। ठीक है, कोग्निटिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कि उनकी कोग्निटिव एबिलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी हैं। ये आजकल ऐसे टेस्ट, पहले तो ऐसे टेस्ट बनते थे जो पेपर फॉर्मेट की फॉर्म में होते थे, और रिटर्न फॉर्म में हमने उन्हें मटेरियल लाइक ऐसे लिखने के लिए दे देते थे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस जॉब से रिलेटेड आपके माइंड में क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन आजकल इस तरह से टेस्ट बनाए जा रहे हैं जिनको कंप्यूटर के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है और ऑटोमेटिकली उनकी स्कोरिंग सेट की जाती है पीछे से। और भी बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू हम इंडिविजुअल को असेस कर सकते हैं, लाइक अटेंडेंस रिकॉर्ड, कि वो कितना पंचुअल रहा है पिछली कंपनी में या अब। पॉलीग्राफ मशीन ट्रेसिंग, जिसमें हम उनसे कोई बात पूछ रहे हैं और अगर वो हमें झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफ होता है लाई डिटेक्टर, इससे हम झूठ पकड़ सकते हैं किसी का। तो ये इस तरह की मशीन बनाई गई है कि अगर कोई इंसान, हम उससे कोई बात पूछ रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं ना कि वो हमें सच जवाब दे रहे हैं झूठ, तो अगर वो झूठ बोल रहा था ना, तो पॉलीग्राफ मशीन ट्रेसिंग में ना वो वेव्स बन कर आती हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है सच। ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट होते हैं लाइक ब्लड और यूरिन सैंपल, ये भी टेस्ट ही होते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता करना होता है कि इसको कोई डिजीज़ तो नहीं है और एनी अदर इलनेस। नेक्स्ट आ जाता है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। बायो के नाम से पता चल रहा है लाइफ, यानी कि हमने उसकी पूरी ज़िंदगी का बायोडाटा लेना है। ये भी बहुत कॉमन मेथड यूज़ होते हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन में। इसमें हम उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि वो पहले कहाँ कहाँ काम करके आया है, किस तरह की उसकी जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके पर्सनल ट्रेड्स कैसे हैं, यानी कि उसमें क्या क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से जो है ना फ्यूचर में उसका जो काम करने का तरीक़ेकार है, वर्क बिहेवियर होता है, काम करने का तरीक़ेकार हमें कितना फ़ायदा दे सकता है, कितनी हमारी कंपनी को जो है ना सक्सेस हो सकती है। उसमें भी हम उनको एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, इसमें भी हम उनको जो दो तरीके से उनकी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ब्लैंक एंड दूसरा है बायोग्राफिकल इन्वेंट्री।
एप्लीकेशन ब्लैंक में हम उनसे क्या पूछते हैं, नेम, एड्रेस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। उसके अलावा उसके अंदर उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं हम। कुछ स्किल्स भी उससे पूछ लेते हैं कि बताएं आपको किस किस चीज़ में मास्टरी या क्रिमिनल कन्विक्शंस के उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा या उसने किसी का मर्डर तो नहीं किया, वो भी इसकी हिस्ट्री हम उसमें लेते हैं। हायर लेवल पोजीशंस पे अगर हमने हायरिंग करनी होती है तो उसमें हम उनके इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज़, उनकी रीडिंग हैबिट्स, उनका उनका गोल क्या है, वो किस कैरियर को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड था बायोग्राफिकल इन्वेंट्रीज। इसमें हम उनसे हर एप्लीकेशन ब्लैंक में तो हम उससे नेम, एड्रेस, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, लेकिन इन्वेंट्रीज के नाम से ही है कि इसमें हम उनसे डिटेल्ड आंसर मांगते हैं, उनकी डिटेल मांगते हैं, उनके बैकग्राउंड पूछते हैं कि उनका कैसा बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आए हैं। ठीक है। उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, उनके एटीट्यूड कैसा है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है कि वो किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी एक बहुत ज़्यादा यूज्ड होती है टेक्निक किसी भी एम्प्लॉय की सिलेक्शन के लिए। ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। इंटरव्यू की टाइप्स क्या होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सिचुएशनल इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किस तरह का होता है, जिसमें हमने पहले से प्लानिंग नहीं की होती। ठीक है। डैट लैक्स एडवांस प्लानिंग के इसके अंदर हमने पहले से कुछ नहीं सोचा होता कि हमने क्या पूछना है, क्या करना है। जिस तरह ये जस्ट लाइक एक कन्वर्सेशन ही होती है कि वो कोई बात करता है और उसकी बात से हम बात निकाल के तो है ना अपना इंटरव्यू जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें हम एक प्री डिटर्मिन का मतलब कि पहले से हमने डिसाइड किया होता है, डिटरमाइन किया होता है, मैयर किया होता है कि कितने सवाल हमने उस बंदे से पूछने हैं। ठीक है। हर बंदे से 10 पूछने हैं, किस किस तरह से पूछने हैं, यस नो में आंसर पूछना है या 5-6 रिस्पॉन्स ऑप्शन देने हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम एक प्रिंटेड फॉर्म भी ले लेते हैं जिसके अंदर वो सवाल लिखे होते हैं और हम उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना उसी फॉर्म पे जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं होता। प्रिंटेड फॉर्म में कोई फॉर्म नहीं होता, ना कोई हमने सेट किया होता है कि हमने कौन से सवाल पूछने हैं। हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी से इंटरव्यू को लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ना, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लो होती है, जबकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशनल इंटरव्यू, जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है। कि उस खास जिस जॉब के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका इंटरव्यू लेना होता है। ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए जाते जिससे हम उसका जनरल वर्क एक्सपीरियंस यानी कि ओवरऑल देख रहे हैं कि उसका तजुर्बा कैसा रहा है, पहले उसने कैसे काम किया, उसके पर्सनल करैक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खसूसियात हैं। इसमें हम वो बिहेवियर देखते हैं, उसका ख़ास रवैया देखते हैं कि जो उस जॉब के अकॉर्डिंग उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। कि अगर वो अब ये जॉब करेगा तो सक्सेसफुली किस तरह से परफॉर्म, यानी कि बहुत अच्छे से किस तरह परफॉर्म कर सकेगा उस जॉब के लिए। सिचुएशनल इंटरव्यू जो सिचुएशनल इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, जब इनको एक दफ़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना तो इनको एडमिनिस्टर करना बहुत आसान होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करना भी, यानी कि उसको पढ़ के समझना के उनके सवालात के जो जवाब होते हैं ना उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, जब हम उन पर वो टेस्ट लगा रहे हैं। जब हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन ही क्लियरली बता दिए कि वो इसी जॉब से रिलेटेड है तो डायरेक्टली वो उसी चीज़ को मैयर करेंगे। ठीक है ना। तो लाइक हमने देखना है कि कौन सी जो मोटिवेशन है वो जॉब एप्लीकेंट्स को मोटिवेट करती है कि वो हर आंसर को एक्यूरेटली और कम्प्लीटली जो है ना परफॉर्म करें। नेक्स्ट है ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है। आजकल का जो दौर है जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का दौर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं लोग, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि 1 बाय 1 जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई कर दें तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि 1 बाय 1 हर एक को इंटरव्यू करें। तो उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू में आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए, जिसमें आपने फिक्स्ड सीक्वेंस बनाई होती है सवालों की, यानी कि एक सीक्वेंस में सवाल चल रहे होते हैं, MCQs टाइप होता है। ठीक है। जैसे कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ के अकॉर्डिंग आप जो सवाल पूछने होते हैं ना वो आप ऑनलाइन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं तो सम टाइम जो पार्टिसिपेंट होता है ना वो हेजिटेशन फील करता है अपनी पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करने के लिए। तो जो आम इंटरव्यू होता है ना फेस टू फेस, उसको ट्रेडिशनल रवायती तौर पे जो हमारा चलता आ रहा है कि हमने फ़ेस टू फेस ही किसी से इंटरव्यू लेना होता है, उसके बरक्स हम क्या यूज़ करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एप्लीकेंट्स भी सम टाइम इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इस तरह की स्क्रीनिंग में वो विलिंग होते हैं कि वो
अगर इस तरह की स्क्रीनिंग की जाए तो वो बहुत ज़्यादा, यानी कि स्क्रीनिंग मतलब कि इंटरव्यू किया जाए, ऑनलाइन इंटरव्यू किया जाता है तो वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और ऑनेस्टी के साथ, यानी कि बड़ी ईमानदारी के साथ और साफ दिली के साथ सारे जवाब देते हैं। नेक्स्ट हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ करके तो हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि इसका एक स्टैंडर्ड होता है, कि इसकी स्कोरिंग का कोई मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि यानी कि इसमें स्कोर की फॉर्म में आता है हमारे पास। सब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी कि इसमें इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं डाल सकता, उसको न्यूट्रल होकर जवाब देना पड़ता है। इसके कुछ साउंड नॉर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ हमने असूल कवानीन बनाए होते हैं, उसके मुताबिक हमने वो टेस्ट करना होता है और इसी तरह से हमने उसका जो है ना स्कोरिंग करनी होती है। रिलायबल होता है, ठीक है, कि बिल्कुल रिलायबल का मतलब कि जितनी बार भी जितने लोगों पर भी ये टेस्ट लगाएंगे उसी तरीके से हमने सब पे लगाना है और सब उसी तरह की उसकी स्कोरिंग आएगी। और वैलिड होता है कि हर एक बंदे पे हम लगा सकते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो वैलिड भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, एक्यूरेट भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने वो टेस्ट लगाने होते हैं। ठीक है, जैसे आपने RISP, वेस, HTP पढ़े होंगे ना, आपने देखा होगा उसमें स्कोरिंग भी बताई होती है, वो नॉर्म्स बताए होते हैं कि ये वाली स्कोरिंग इस तरह से करनी है। ठीक है, उसके अलावा वो रिलायबल भी होते हैं, वैलिड भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज भी होते हैं। ठीक है, उनकी कोई वर्थ होती है, ऐसे नहीं फजूल हम खुद से कोई टेस्ट बना के लगा देते। ठीक है, जो क्लासरूम टेस्ट हम टीचर्स लेते हैं ना, वो कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होते। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इस तरह से होते हैं जैसे NTS, GRE, ठीक है, HTP, वेस, MMPI एक्सेट्रा। आगे डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हम जो है इंटेलिजेंस मेजर करते हैं किसी की भी। ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो बहुत कॉमन आजकल यूज़ हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हज़ारों लोगों को जब हमने मिलिट्री सर्विसेज में यानी कि आर्मी में हायर करना होता है या फिर बहुत सी सिविलियन जॉब्स में, लाइक कि अगर हमने किसी पुलिस में या फिर मेडिकल साइड पे कहीं पर भी हमने हायर करना होता है तो हम उसकी इंटेलिजेंस लाजमी मेजर करते हैं। आगे इंटेलिजेंस टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। OTs, क्विक मेंटल स्कोरिंग एबिलिटी टेस्ट, जब हमने किसी की देखना है कि कितनी जल्दी ये बंदा जो है इस चीज़ को अपने माइंड में यानी कि बिठा लेता है, जैसे कि ऑफिस क्लर्क, असेंबली लाइन वर्कर, फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र। द वन डेरलिक पर्सोनल टेस्ट, ये 50 आइटम्स का टेस्ट होता है। ठीक है, ये हम ग्रुप और एक बंदे पर अकेले और ग्रुप में भी इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसकी करवा सकते हैं। इसमें हम किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टिसिपेंट के, इंडिविजुअल की सिलेक्शन के लिए, यानी कि उसको किस पोस्ट पे प्लेस करना है, प्रमोशन देनी है नहीं देनी, और रीअसाइनमेंट के लिए, ठीक है, कि दोबारा इसको ये टास्क दिया जाए या ना दिया जाए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। 12 मिनट का ये टेस्ट होता है। ठीक है, 12 मिनट में हमने इसको ख़त्म करवाना होता है। ठीक है, ये क्या मैयर, किस चीज़ को मेजर करता है कि इस इंसान में कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी जल्दी किसी भी चीज़, किसी भी जॉब से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसको समझता है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है वो कैसे फटाफट वो बताता है कि इस मसले को हम ऐसे हल कर सकते हैं। नए नए आइडियाज़ किस तरह से बताता है कि हम नई वर्क सिचुएशन है तो हम ये वाला आइडिया उसमें, ये वाला काम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, इस सिचुएशन में ये वाला काम कर सकते हैं। 141 जॉब्स से भी ज़्यादा जॉब्स पर ना हम इस टेस्ट को, वो डेडली पर्सोनल टेस्ट को लगा सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस में, इंडस्ट्री में जो बैंक टेलर होते हैं, ठीक है, स्टोर मैनेजर होते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स होते हैं, एक्सेट्रा। द रिवाइज्ड मीडिया एग्जामिनेशन, ये नॉन वर्बल मैयर है। नॉन वर्बल का मतलब कि बगैर बोले हम टेस्ट के थ्रू इनकी कोग्निटिव एबिलिटी को मैयर करते हैं। ये भी 15 मिनट्स का टेस्ट होता है। इसे हम ग्रुप में भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअली भी हम लगा सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि उन लोगों को असेस करने के लिए कि जो बहुत, जिनकी रीडिंग एबिलिटी बहुत पुअर होती है और जो बिल्कुल ही रीड नहीं कर सकते। ठीक है, द वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वेज, और ये बहुत लंबा लेंथी टेस्ट होता है और हम इसे इंडिविजुअली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं लगा सकते। इसमें भी हम लोगों की जो है ना इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट के लिए हमने किसी बंदे को हायर करना है ना, तो तब हम उसके ऊपर वेज लगाते हैं। वेज आर, यानी कि वेज की रिवाइज्ड फॉर्म है ये, वेज आर। उसके अलावा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम एक इंसान के, किसी इंसान का ना इंटरेस्ट, प्रेफरेंस कि वो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, उसको असेस करते हैं।
इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन मेंटली, कुडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे, द मिनीसोटा क्लैरिकल टेस्ट, रिवाइज मिनीसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड टेस्ट, द बेनेट मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, द कंप्यूटर कॉम्पिटेंस टेस्ट। इसमें से आप 2 या 3 के नाम याद जितने आपके माइंड में रह सकें आप कर सकते हैं। मोटर स्किल्स का टेस्ट भी हम असेस करते हैं जब हम किसी जॉब किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में मिलिट्री में, तो हम उसकी एबिलिटीज़ चेक करते हैं लाइक मसल कोऑर्डिनेशन के कितने अच्छे से वो अपने मसल्स को जो है फिक्स रख सकता है, फिंगर डेक्सटेरिटी जिसमें हम फटाफट देखते हैं कि वो कितनी जल्दी एक वर्ड को टाइप कर सकता है, एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वो फोकस भी रख रहा है और साथ साथ वो टाइप भी कर रहा है, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, इसमें भी हम 2 तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं, द ओ कॉर्नर फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट और द ओ कॉर्नर ट्वीज़र डेक्सटेरिटी टेस्ट। ठीक है, इन दोनों टेस्ट का आपने नेम याद कर लेना एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें हम उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, उसकी भी एग्जांपल्स हैं MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, CPI कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी और द बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हम उसके पर्सनैलिटी फैक्टर्स को असेस करते हैं। कुछ टेस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी बनाए जाते हैं जिसमें हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करने के लिए भी हम ये टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि हम एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और जितना अच्छा वो परफॉर्म करता है उसी तरह से हम उसको प्रेज़ करते हैं, यानी कि उसकी तारीफ़ करते हैं या फिर उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, उसका रैंक बढ़ा देते हैं। अगर वो क्लर्क है तो उसे हेड क्लर्क बना देते हैं, हेड क्लर्क है तो सीनियर क्लर्क बना देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखते हैं कि उस वर्कर्स पे हमने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो कितने अच्छे से हमें सेटिस्फाई कर रहा है, कि जिस एस्टेब्लिश क्राइटेरिया के लिए हमने इसको यानी कि जिस जॉब के लिए हमने इसको हायर किया था उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम यही देखेंगे ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम ये भी देखते हैं कि उसकी उस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, उसको कितना मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेंथ तो उसकी अच्छाई है लेकिन उसके अंदर अगर कोई खामी है तो उसको हमने किस तरह से उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करके उसको मोटिवेट करना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल परफॉर्मेंस अप्रेजल हम हायरिंग के लिए भी करते हैं, प्रमोशन देने के लिए भी, डिमोशन करने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, अर्ली रिटायरमेंट भी उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर ही हम देते हैं उसको। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है टेस्ट, और रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो हम खुद उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके अप्रेज़ करते हैं ना, उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जजमेंटल अप्रेजल मेथड्स में ये होता है कि हम उस जिस कंपनी में रह के वो कोई काम कर रहा है ना, उस एम्प्लॉय की जो है ना, या उस सुपरवाइज़र की, या उसको उसके किसी कोलीग से, या फिर उसके किसी सबऑर्डिनेट जो उसके साथ काम कर रहा है, उससे कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को रेट करे। ठीक है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं ना, उसके सुपरवाइज़र या उसके कोलीग जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनसे पूछ के हमने उसकी परफॉर्मेंस को रेट करना है। ठीक है, या फिर सम टाइम हम उस एम्प्लॉय को खुद कहते हैं कि वो खुद रेट करे अपनी अपनी परफॉर्मेंस को। खुद जब वो अपनी परफॉर्मेंस को रेट करेगा तो वो सेल्फ रेटिंग कराएगी, और जब दूसरे उसके कोलीग्स या सबऑर्डिनेट्स जो उसके साथ काम करते हैं वो करेंगे उसके अप्रेजल को रेट, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को रेट करेंगे, तो वो क्या होगी, पीयर रेटिंग। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्केल्स का भी हम यूज़ करते हैं, रेटिंग स्केल, रैंकिंग टेक्निक, द पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक, द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, द फोर्स चॉइस टेक्निक और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल। इसमें हम इनकी डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, बस आपको 2-3 स्केल्स के नाम हर एक के लिए ना आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे हम मेजर करते हैं कि जिसके लिए जो वो जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड वो सेटिस्फाई है भी या नहीं। यानी कि एक इंसान का हमने रिएक्शन देखना है कि उसका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने उसकी फीलिंग्स और उसके एटीट्यूड्स को असेस करना है कि जिस जॉब पे वो काम कर रहा है उसके बारे में उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हम MSQ मिनीसोटा सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन, जॉब इंडेक्स, डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, जो नीड सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन और फेसिस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस को भी हमने मेजर करना होता है, वो भी हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी उसकी जॉब पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, लाइक किसी एक्सीडेंट या किसी वायलेंस, किसी जॉब पे उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बड़ा हादसा हुआ है, या फिर किसी जॉब पे उसके ऊपर वायलेंस किया गया, यानी तशद्दुद किया गया, या फिर वो किसी ऐसे नोक्शियस केमिकल यानी कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स जो फैक्ट्रीज़ में होते हैं उनके साथ उसका इनकाउंटर हुआ है, यानी कि इंटरेक्शन हुई है उन केमिकल्स के साथ। ठीक है,
एंड ऑफिस बिल्डिंग, या फिर जो कोई ऐसी ऑफिस बिल्डिंग जहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ वहाँ पर हर साल बहुत सी इंजरीज हुई हैं या डेथ होती हैं, जिस ऑफिस में रहकर वो काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर है। स्ट्रेस जो होता है ना, वो हर किस्म के एम्प्लॉय को हर तरीके से, हर किस्म की जॉब पे जो होता है ना, बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो हमें चाहिए कि यूजुअली जो बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो अपने कैरियर के दौरान इस स्ट्रेस से खुद को नहीं बचा पाते, यानी कि जो हालात हो रहे होते हैं उनसे दबाव लेने की कोशिश नहीं करते वो, यानी कि कभी कुछ बुरा होता है तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में देख लीजिए, अगर छोटी सी बात हो जाए तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो वो अपने कैरियर में जो जो बातें होती हैं उससे बहुत सा स्ट्रेस लेते हैं और उससे अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते। तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन में जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं ना, उन्हें हमने बताना है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी का मतलब है कि ऑक्यूपेशन से, यानी कि जो जैसा उसका पेशेंट है उससे रिलेटेड उसकी हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ना, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने उसकी मदद करनी है और उसको बताना है कि वो अपने इस स्ट्रेस से किस तरह से लड़ सकता है। कॉम्बैट का मतलब लड़ सकता है, और उसके जो स्ट्रेस की वजह से जो उसकी एम्प्लॉय की, यानी कि आपकी हेल्थ पे या आपकी सेफ्टी पे जो बुरे असरात आ रहे हैं उनसे कैसे लड़ सकता है, और कैसे खुद को नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन बना के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। नेक्स्ट है बर्न आउट, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा अपनी जॉब से थक जाते हैं, जॉब के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, यानी कि जॉब के जो असरात आते हैं आपके जिस्म पर या आपके दिमाग पर, ओवरवर्क यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से जो जॉब से आपको स्ट्रेस मिलता है, उस जॉब पे आप रह के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको जिस्मानी तौर पे भी आपके ऊपर बहुत से असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं बर्न आउट। ठीक है, जब आप बर्न आउट हो जाते हैं ना अपनी जॉब पे, वो एक ही काम कर कर के उकता जाते हैं, थक जाते हैं, तो आप बहुत लेस एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो बर्न आउट से सफ़र कर रहे होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक, उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, उनको अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अपने काम में उनकी कोई ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं होती। इमोशनली तौर पर वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, यानी कि हर वक्त उनको इरिटेशन फ़ील होती रहती है, वो बोरिंग फ़ील करते हैं। ठीक है, तो इस बर्न आउट के एलिमेंट को मेजर करने के लिए हम मास्लच बर्न आउट इन्वेंट्री का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर वर्क प्लेस में आपको एंजाइटी या डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इससे भी वो जो एम्प्लॉयज़ होती हैं ना, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस बड़ी इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, और एंजाइटी और डिप्रेशन की भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम अच्छे से किसी भी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये बहुत कॉमन भी है। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज़, कि बहुत से लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो उसके दौरान बहुत से कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से ना उनके जो हेल्थ रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को तो ड्रग यूज़ करने से उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिनकी बढ़ जाती है उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा अराइज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। वर्क इन्वायरमेंट, कि जिसमें आप काम कर रहे हो, जिन वर्कर के साथ आप रह के काम कर रहे हो, या जिस इंडस्ट्री में रहकर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, यानी कि आपको जिस इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसी है, आपको क्या बहुत गंदी जगहों पे तो नहीं रखा जा रहा जिसकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियाँ लग रही हैं, या बहुत सी जो है वो आपको इंजरीज पेश आ रही हैं, आपको चोटें लग रही हैं। ठीक है, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन में भी रहकर जो होता है ना, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, इससे जो है एक्सीडेंट रेट्स होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, जैसे ज़राअत के शोबे में, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन में लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट उनको गाइड करता है कि आपने किस तरह से वर्कर्स को ट्रेन करना है कि वो अच्छे से ड्राइव करें, या फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी मेजर्स के साथ करें। ठीक है, ताकि किसी को भी कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। ज़राअत के लोगों को भी करना है कि अगर किस तरह से खेतों में काम करना है कि उन्हें किसी किस्म की कोई कीड़े मकोड़े जो हैं उनकी वजह से कोई उनकी जिस्मानी तौर पर उनको कोई चोट ना लग जाए जिस्म पर। ठीक है, या फिर उनको कोई पेस्टिसाइड्स या कोई भी ऐसे जर्म्स हैं जो जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी लग जाए, उनसे वो किस तरह से बच सकते हैं। लास्ट पे कुछ असेसमेंट टेक्निक्स हैं कि किस तरह से आप जॉब पे रहकर अगर आपको किसी किस्म का भी स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप किस तरह से उससे लड़ सकते हैं। कोपिंग स्किल्स आपके अंदर किस तरह से डेवलप की जा सकती हैं उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए।
ठीक है। तो उसमें 5 थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। CBD, जिसमें हम उनके बिहेवियर को, उनकी थॉट्स को चेंज करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने मसल्स को या अपने माइंड को किस तरह रिलैक्स करना है। बायो फीडबैक ट्रेनिंग की किस तरह से उन्होंने, बायो फीडबैक ट्रेनिंग में ये होता है कि जब आपको कोई थेरेपी या फिर कोई मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाए तो उसके बाद में आपने उसका फ़ीडबैक किस तरह से देना है कि मुझे इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है या जो भी है, फ़ीडबैक देना भी आपको आना चाहिए। लास्ट है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, जिसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना सिखाया जाता है। जज़ाकल्लाह। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।